क्या बात हो रही थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सिग्नम तक हुआ था। हाँ जी, क्या सिग्नम फंक्शन हुआ था? क्या हुआ था? नहीं, लॉगरिथम। सिग्नम के बाद लॉगरिथम बताया गया था, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल हो गया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, इम्पॉर्टेंट तो है ही है, और चूंकि हमेशा सरदर्दी बना रहता है, बच्चे हमेशा इसी में उलझे रहते हैं, अक्सर इस पे लिमिट वगैरह का सवाल आता है, तो इसलिए आराम से समझ लीजिए, है सिंपल सा, कोई ऐसा नहीं है। तो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी सवाल आते हैं इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी उसमें आता रहता है, और बार बार बच्चे उसमें उलझते रहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी अगर बेसिक समझ में आ जाए तो कभी नहीं उलझेंगे। सुनिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x is an integer either equal to x or just less than x। क्या मतलब? कह रहा है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होगा, या तो x के बराबर और नहीं तो उससे जस्ट छोटा। अब जाहिर है कि x के बराबर इंटीजर में आंसर तब देंगे कि जब वो खुद इंटीजर हो। भाई पहले तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इंटीजर होगा, यानी कि आंसर फाइनली हम हमेशा इंटीजर में देंगे, या तो x के बराबर और नहीं तो उससे जस्ट छोटा। अब x के बराबर इंटीजर में आंसर कब देंगे? कि जब वो खुद इंटीजर हो, जैसे 2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देंगे? 2। अगर बाय द वे x की जगह ये दे रखा है तो आंसर इंटीजर में या तो इसके बराबर नहीं तो छोटा। अब जाहिर है कि इसके बराबर में तो इंटीजर तो है नहीं, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा? 2 होगा। अगर 2.9 ले तो तब भी 2 होगा, उससे छोटा देना है, तो 2.9 से छोटा तो 2.99 ले ले, अब भी 2 होगा। तो इसे ये समझ में आया कि x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक जो भी रहेगी, सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बनेगा। फिर 3 का कितना होगा? 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। नहीं करो कि आंसर तो इंटीजर में देना है, या तो उस नंबर के बराबर और नहीं तो उससे छोटा। तो जिस वक्त वो नंबर खुद इंटीजर है तब तो वही आंसर दे दीजिए, और जब इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो आंसर देना है। तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 3.5 हो तो, या 3.99 हो? 3। इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 से लेकर और 4 तक जितने x होंगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर देगा? 3। फिर 4 का, 4 और 4.5 हो 4, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी और 5 तक जितनी भी होगी सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 रहेगा। अरे सही है। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 आंसर कब देगा? कि जब 5 और 6 के बीच जितना भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5.5 आंसर कब देगा? 5.5। ये किस x पे देगा भाई? 5.5 कभी नहीं देगा, क्योंकि बात तो ये हो ही गई कि भाई कि इंटीजर में ही आंसर देगा। 5 के बाद डायरेक्टली वो 6 आंसर देगा। कब? जब x की वैल्यू 6 से लेकर के 7 तक कोई भी ली जाए। है सही है? तो मेरे ख्याल से इतना समझने के बाद अब
हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक जनरल हम डिफाइन कर सकें। क्या आपने सीखा कि आंसर हमेशा इंटीजर में देगा, नॉन इंटीजर तो देगा नहीं। तो आंसर हमेशा इंटीजर में इंटीजर n के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, यानी कि n में देगा। n किस x पे आंसर देगा? जैसे ग्रेटेस्ट नियर इंटीजर में आंसर देगा लाइक 10 देगा, किस x पे? किस x पे 10 देगा? 10 से 11 तक के जितने नंबर्स होंगे सब पे 10 ही देगा। फिर जैसे मान लिया 15 आंसर देगा, कब? 15 से 16 तक के जितने x होंगे। तो इसी तरह n आंसर कब देगा? x की वैल्यू n से ज्यादा और n+1 से कम। तो ये अब एक जनरल डेफिनेशन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, कि हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आंसर देगा, n आंसर देगा उन सारे x पे जो n से बड़ा हो और n+1 से छोटा हो। है ठीक है? ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि भाई कि जब डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं तो फिर उससे जो है कि एक ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ से बहुत सारे बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल जाते हैं, लाइक कब वो डिफाइंड है यानी कि डोमेन, या अगर डिफाइंड है तो उसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, मीन्स रेंज क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये सब ग्राफ से ही पता चल जाता है। तो डेफिनेशन हमने तैयार कर लिया, अब इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये भी बताया था कि हर फंक्शन को एज ए वाई रखते हुए ग्राफ बनाया जाता है। और जब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो तरीका क्या है कि कुछ एक्स रखिए और उस पर वाई कैलकुलेट करिए। बताइए, जैसे कुछ एक्स रख के जो भी आपको आसान लगे, जो इजी वाले एक्स होते हैं वो रखते हैं और उस पर वाई निकालते हैं। बताइए, पहले इतना तो नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं कि ग्राफ में क्या क्या आएगा। जो लॉग वगैरह वाला था सिर्फ कॉपी में ही लिखा हुआ है, ये याद भी हो गया है? ग्राफ याद है? डोमेन याद है लॉग का? क्या है? इन्फिनिटी, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लॉग एन का मतलब लॉग एन का मीनिंग क्या था? बहुत बढ़िया, शाबाश। टॉफी होता तो दे सकता था इनाम, लेकिन है नहीं। ठीक है सर, नोट्स में डेली जो पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी देखिए अभी तो टोटल थ्योरेटिकल चलता है, इसमें कुछ अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शन को इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन हाँ, वही उसके सारे बेसिक्स को बिल्कुल याद रखिएगा, इन्हीं पे बेस्ड पूरा चैप्टर होगा। तो मैंने कहा कि ये अब हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कि जैसे कब डिफाइंड है, या डिफाइंड है तो उसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, ये सब ग्राफ से पता चल जाता है। तो अब हम जा रहे हैं इसका ग्राफ बनाने। तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ जैसे बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन का ही बनाते हैं, तो क्या करते हैं? याद है कि जैसे 8वीं 9वीं में ग्राफ जब सिखाया जाता था कि जैसे y = x का ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनाते थे, जिसमें आप अपनी चॉइस से x रखते थे, उस पर y निकालते थे। कुछ भी, जैसे x रखिए, कुछ कोई भी आपके चॉइस है, x 0 रखेंगे, y कितना आ जाएगा? 0। तो ग्राफ के लिए एक पॉइंट मिल गया, ये 0,0। फिर नेक्स्ट x की जगह 1 रखा तो y कितना आया? 1। तो उससे हमें पॉइंट मिल जाता था 1,1। अब इस तरह से आपने पॉइंट ले लिया, ये 0 0, ये आपने ले लिया 1 1। इसी तरह x2 रखेंगे तो y2 मिलेगा, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे, ग्राफ मिल जाता था। ऐसे ही कोई ग्राफ तैयार करता था, वही सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। बताइए, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ x रख के देन y निकालिए। आप ही लोगों से पूछा कि बताइए कि कौन सा x रखें, उस पर क्या y मिलेगा। तो जैसे इन्होंने बताया कि 2 रखने पे y2 मिलेगा, ठीक है। देन फिर क्या मिलेगा, इसी तरफ कोई और एग्जांपल, 3 रखेंगे तो y का आंसर 3 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2 से डायरेक्टली 3 पे जाने के बाद बजाय बीच में जो नंबर है उन पे भी चेक कर ले। 2.5 पे कितना होगा? 2 ही होगा। 2.9 पे कितना होगा? 2 होगा। तो वही पूछ रहा हूँ कि y जो 2 आ रहा है वो एक सिंगल x पे तो नहीं आ रहा है, तो कौन कौन से x पे आ रहा है पूरा ही बता दीजिए। 2 से 3 के बीच जितने x है सब पे आ रहा है ना, बस वही लिख रहा हूँ कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जैसे बताया गया कि 2 आंसर आएगा, लेकिन वो एक सिंगल x पे नहीं, कितना, तो 2 से 3 तक जितने x है सब पे आएगा।
उससे थोड़ा पहले भी आ जाए भाई, 2 तो अच्छा खासा आगे चलेगा, 1 भी आएगा, किस x पे आएगा 1, तो 1 से 2 के बीच में जितने होंगे सब पे, ठीक है। और अब नए सिरे से सोचने के बजाय यहीं पे देखते चलें, ये डेफिनेशन तैयार हो गया, कह रहा है इंटीजर फॉर्म में, तो इंटीजर फॉर्म में जैसे 0 आएगा, किस x पे आएगा, तो सामने लिखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जाए। फिर इसी तरह -1 आएगा, कब के, जब x की वैल्यू -1 से 0 तक का ले, -1 से 0 तक का ले। इसी तरह 3 आएगा कि जब x की वैल्यू 3 से लेकर के 4 तक ले। अब एक तरीके से इतने सारे पॉइंट्स मिल गए, इनको ही से ही ग्राफ हमें बनाना है सही। तो हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू जैसे -1 आया, तो एक सिंगल पॉइंट पे तो नहीं आया, कह रहा है कि y इक्वल टू -1 इन सारे x पे आएगा। तो एक तरीके से y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाए और इतने x के पार्ट को ले लें हम, y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाएं और उसका वो वाला पार्ट ले लें जिसका x कोऑर्डिनेट -1 से 0 तक हो। तो अब वही पूछ रहा था कि y इक्वल टू -1 का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू -1 का। तो एक बात तो डायरेक्ट पिछली बार भी ये यूज हो चुका है, तो उसमें मैंने कहा था कि y इक्वल टू c का जो ग्राफ होगा, कोई भी कांस्टेंट y इक्वल टू अगर c दिया जाए तो उसका ग्राफ हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। जितनी c की वैल्यू दी जाएगी x एक्सिस से उतनी दूरी पे वो लाइन होगी। जैसे y इक्वल टू 5 का ग्राफ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और x एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर। y इक्वल टू -2 कहा जाए, y इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसा आएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, कहां पे, -2 है तो x एक्सिस से 2 यूनिट नीचे, वही बोल रहा हूं ना। तो ऐसे ही y इक्वल टू -1 कहां पे होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यूनिट नीचे, सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्यों बनेगी उसको भी फर्दर मैं एक्सप्लेन कर रहा था। क्या है कि अगर वो बात मेरी इग्नोर करिए कि मैंने जैसे बताया कि y इक्वल टू c हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसको भी आप छोड़िए, आप नए सिरे से खुद देख लीजिए कि जैसे ये ग्राफ कहा गया, आप क्या करेंगे कि जैसे अलग अलग x पे y निकालेंगे, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, x पे y कैलकुलेट करेंगे, उससे पॉइंट्स मिल जाएगा। रखिए x को ही जैसे 0 रखा तो y कितना आएगा, इस फॉर्मूले में x की जगह 0 रख के देन y कैलकुलेट करिए, तो फॉर्मूले में तो x है ही नहीं, क्या कहेंगे कि y -1। फिर देखिए x की जगह 1 रखिए, आप बताइए y, अगेन -1, x की जगह 2 रखे तब अगेन -1। तो अब ये जो पॉइंट्स मिल गए 0, -1, 1, -1 और 2, -1, इन्हीं से तो पास होता हुआ ग्राफ होगा। तो मैंने दिखाया 0, -1 यहाँ पे होता है, 1 पे भी -1 ये होता है, 2 पे भी -1 तो 2, -1 ये होता है, इनको मिला दिया आपकी लाइन बन गई। तो ये समझ में आ गया कि y इक्वल टू -1 की लाइन कहाँ पे होगी, तो x एक्सिस से 1 यूनिट नीचे, और जब 1 यूनिट नीचे आएगी तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट -1 रहेगा, है सही है, ठीक है। लेकिन क्या ये लाइन पूरी लेनी है, तो कह रहा है नहीं, पूरी लाइन नहीं लेनी है, x कोऑर्डिनेट -1 से 0 तक का ही पार्ट लेना है। तो x कोऑर्डिनेट -1 तो यहाँ बनेगा और x कोऑर्डिनेट 0 ये है, इसके सामने का ही पार्ट, यानी कि -1 ये हुआ और 0 ये हुआ, बस यहाँ तक लेना है और इतना पार्ट ही सिर्फ लेना है, बाकी आगे का हटा देना है। यानी कि ये सब जो है हट जाएगा, इससे पीछे ये वाला भी हट जाएगा, इवन 0 के सामने वाला भी हटा देना है। तो 0 के सामने हटाना है तो ये एक सर्किल मार्क कर देते हैं कि भाई 0 के सामने ये पॉइंट हटा दिया, ऐसे ही है। तो इस लाइन से ये वाला पार्ट तो हमने उठा लिया। अब क्या करेंगे, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ, उसका वो पार्ट जो x कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक हो। अब बताइए y इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होगा, तो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन और x एक्सिस से 0 हाइट पे, 0 डिस्टेंस पे, यानी कि x एक्सिस से ही चिपका हुआ होगा। तो y इक्वल टू 0 का तो ये लाइन बन गया। लेकिन ये भी पूरी लाइन नहीं लेना है, कितना लेना है, तो x कोऑर्डिनेट 0 से 1, x कोऑर्डिनेट 0 ये है और 1 ये है, तो 0 से 1 तक का यानी कि ये वाला पार्ट लेंगे, वो भी 1 वाला हटा देंगे, 1 के सामने का ये हटा दिया, बाकी इससे आगे जितना ये प्लॉटेड था, इससे पीछे जितना ये प्लॉटेड था, ये सब हटा दिया जाएगा।
तो y इक्वल टू 0 से ये वाला पार्ट लिया है, ये है, सही है। अब अगला बताइए, अगला ग्राफ कहां से लिया जाएगा, y इक्वल टू 1, ये 1 से 2 तक का, लेकिन y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होगा? अब अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यूनिट की हाइट, यानी कि ये नहीं, हाँ, लेकिन इस लाइन का कौन सा पार्ट लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट 1 से 2, 1 के सामने ये रखेंगे और 2 यहाँ पे है, इसके सामने का ये रखा जाएगा, इस बीच का ये वाला सिर्फ पार्ट रखा जाएगा। इवन 2 को काउंट नहीं करना है, तो 2 को काउंट नहीं करना है तो ये एक सर्किल लगा देता है कि भाई 2 को छोड़ कर ले रहे हैं, बाकी इससे आगे का ये पूरा पार्ट हटा दिया गया, ये पीछे का पार्ट हटा दिया गया। अगला y इक्वल टू 2 है, तो 2 हाइट पे लाइन होगी, ये लाइन कहां से लेना है, तो x कोऑर्डिनेट 2 के सामने यहां से और 3 तक का, एक मिनट रुक जाइए जरा, क्या हो गया, हाँ, 2 से 3 तक का पार्ट लेना है, तो 2 ये है और 3 कहीं यहां पे होगा, इससे बेहतर रहता वही वाला बोर्ड, हुआ या नहीं हुआ, अंडू हो जा भाई। 2 से 3 तक का पार्ट लेना है, यानी कि यहां तक का है, सही है, ये वाला पार्ट लेना है, बाकी आगे का पूरा हटा देना है, तो इधर का पार्ट ये सब हट जाएगा, इधर का पार्ट ये हट जाएगा, इवन 3 के सामने का जो पॉइंट है वो हटना है, तो इस तरह से ये सर्किल लगा देंगे और ये वाला पार्ट ले लेंगे, है, सही है, ठीक है, इतना ही नोट करिए पहले, फिर कौन सा हटाना है क्या रखना है वो देख के बात कर लेते हैं। अब इधर देखिए जरा, जो पार्ट हमें रखना है, वो फिर यहाँ पे एक बार मार्क कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये डिसाइड हुआ था कि ये वाला पार्ट रखना है, ये जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, और 0 को हटाकर, ये ना, फिर इस लाइन में ये वाला पार्ट रखना था, 1 के सामने का पॉइंट हटाकर, फिर इस लाइन में से ये वाला पार्ट रखना था, 2 के सामने से हटाकर, और यहाँ पे ये रखना था, अरे हाँ यार, जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ वही रखना था, बाकी पार्ट जो है वो रिमूव कर देना था। तो इसका मतलब कि इसी को अगर मैं साफ सुथरा यहाँ प्लॉट करूँ तो देखिए, तो ऐसे आया है ये वाला पार्ट, ये सही है, फिर यहाँ पे आया है एक लाइन 1 तक की, फिर उसके बाद इसके सामने से शुरू हुआ है यहाँ तक, फिर ये शुरू हुआ है इस जगह तक, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। देखिए, तो यही तो बनाया हूँ, ये जो 4 इसमें दिख रहा है वो तो चारों है ही, बाकी मैंने कहा कि इसी तरह कंटिन्यूएशन में आगे तक चलता रहेगा, सही है। इसके सामने के x की वैल्यूज क्या है वो भी नोट कर लीजिए, जैसे इसके सामने यहाँ पे चले, हाँ भाई, यहाँ का x कितना है, -1, और ये तो x पता ही है 0, इसका y कितना है, ये जो पार्ट ड्रॉ हुआ है -1, इसका y तो दिख ही रहा है 0, यहाँ का x कितना है 1, ये उसके सामने से ही स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो स्टार्ट हुआ था वो 1 के सामने से ही स्टार्ट हुआ था और ये गया था यहाँ तक, सही है। इसका y कितना है, यहाँ का y 1, और ये जो लाइन चल रही है उसके सामने का y 2, इसके सामने का y 3। अच्छा, यहाँ के x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ की ये कितना है, यहाँ का 2, और इसके सामने का x कितना है 3 है, ठीक है। तो ये अब हमारा फाइनली ग्राफ बन गया, ये 2 से शुरू हुआ था और इस जगह 3 तक, और ये 3 से शुरू हुआ था और यहाँ पे गया था 4 तक, यहाँ के x की वैल्यू 4 है, सही है। तो ये अब आपका जो ग्राफ बन गया वो है ग्रेटर इंडिया।
y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, और जो इसकी बनावट है उसको देख करके इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। एक तरफ से सीढ़ी बन रही है ना, सीढ़ी की तरफ बन रहा है, तो उसी का नाम स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब ये फाइनल ग्राफ बनाने के बाद अब बताइएगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, फिर इसका रेंज क्या है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन क्या बताया गया था कि जब भी आपसे डोमेन पूछा जाए तो एक्स की रीडिंग पढ़नी होती है कि किस एक्स के सामने ग्राफ अपीयर हो रहा है। क्या ग्राफ हर एक्स पे अपीयर हो रहा है भाई? वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं। क्या हर एक्स पे ग्राफ है? नहीं है ना। कहाँ पे नहीं है? इंटीजर्स पे नहीं है, जैसा 1 पे नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। 1 पर ये निचला पार्ट रिमूव किया गया था, लेकिन पता है कि इसकी शुरुआत तो 1 से ही हुई है। इसका मतलब 1 पे नीचे वाला पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये तो 1 पे है, तो 1 पे तो ग्राफ है। 1 पे देखिए, इंटीजर पे जैसा आप कह रहे हैं 1 पे निचला वाला ग्राफ नहीं है, लेकिन ऊपर के ग्राफ तो 1 पे ही है ना। तो अभी जहां पे पेन रखा हूं वहां के x की वैल्यू कितनी है? 1, और ग्राफ तो है, तो x कोऑर्डिनेट 1 पे है। अब 1 से थोड़ा आगे बढ़िए, जैसे 1.5 कहा जाए या 1.1 ही ले लीजिए। तो भाई यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो उससे थोड़ा आगे 1.1 पे भी है, हाँ या ना। 1.5 पे कहेंगे तो हम कहेंगे भाई 1.5 के सामने तो ग्राफ है ही। 1.99 पे कहेंगे तब भी ग्राफ है, क्योंकि ये जो ग्राफ चल रहा था ये 2 से थोड़ा पहले, यानी कि 1.99 तक तो था ही वो, और 2 पे ये वाला पार्ट रिमूव हुआ, लेकिन ऊपर तो फिर 2 से एग्जैक्टली शुरू हो गया। तो बताइए कोई ऐसा एक्स है जहां पे ग्राफ ना हो? लग रहा हो तो डिस्कस कर लीजिए। कोई ऐसा एक्स है जहां पे ग्राफ नहीं हो? है? अरे क्या कर रहे हैं? हर जगह है या कोई एक्स ऐसा भी है जहां ग्राफ नहीं है? है हर जगह? जहां नहीं है वो तो बता दीजिए, कहां ऐसा लगता नहीं है? पक्का है? सब जगह है? यानी कि 1 से थोड़ा कम करे, जैसे 0.999 करे, क्या वहां पे ग्राफ है? 1 से थोड़ा कम 0.999, क्या वहां ग्राफ है या नहीं है? क्योंकि ये जो नीचे जो लाइन चल रही थी ये बिल्कुल 1 से थोड़ा पहले तक गई थी, यानी कि 1 से थोड़ा भी कम करेंगे तो वहां पे ये ग्राफ है, तो 0.999 पे भी है। अब 1 पे है ग्राफ, तो यस 1 पे निचला पार्ट रिमूव हुआ है, लेकिन ऊपर वाला 1 से ही स्टार्ट हुआ है, और वो हमारे वहां पर ना भी दिख रहा हो तो यहाँ डेफिनेशन में देखिएगा, ऊपर वाला ग्राफ जो बनाया था y इक्वल टू 1, वो कहाँ से? x इक्वल टू 1 से ओपन इंटरवल 2 तक। तो 1 से तो ये लाइन शुरू हो गई है, 1 से ये लाइन शुरू हुई है, और 2 तक पहले तक ये आई है। 2 पे भी है एग्जैक्टली ग्राफ, 2 से आगे फिर चल रहे हैं तो इनफैक्ट 3 तक ये है, तो हर x पे तो ग्राफ है। तो जो भी x की रीडिंग होती है वही तो डोमेन कहलाता है। तो x की वैल्यू क्या है? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक का सारा है। सही है? ये बताया गया था कि डोमेन पढ़ना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा रीडिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट, रीडिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट। है? सही है? फिर रेंज पूछा जा रहा है, तो फंक्शन के रेंज का मतलब कि उसके y कोऑर्डिनेट की रीडिंग क्या है। तो रेंज जब भी पूछा जाए तो एक तरीके से रीडिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट, ग्राफ में y कोऑर्डिनेट्स क्या अपीयर हो रहे हैं उसकी रीडिंग पढ़िए, दैट इज रेंज। बताइए भाई रेंज क्या है? रेंज माइनस प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब कि इस बीच में जितने भी पॉसिबल y हैं वो सब बता रहे हैं। जैसे इसमें y की वैल्यू 1.5 भी शामिल है, y की वैल्यू 1.9 भी शामिल है, भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये सब भी उसी बीच में आता है। बताइएगा ग्राफ में y कोऑर्डिनेट क्या 1.5 कहीं है? y कोऑर्डिनेट 1.5 नहीं है ना,
यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ये पूरे लाइन पे तो 0 चल रहा है। उसके बाद डायरेक्ट ये ग्राफ आया जिसका y कितना है 1, क्या 0.5 कहीं है, नहीं है ना। 0 के बाद डायरेक्टली 1 आया, 1 के बाद फिर y कोऑर्डिनेट नेक्स्ट जो अपीयर हो रहा है वो कितना अपीयर हो रहा है, 2 अपीयर हो रहा है। तो 1.5 y कोऑर्डिनेट तो कहीं है नहीं। 1.5 y कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ता है, तो इन दोनों के बीचों बीच इस जगह पे कहीं भी आप चलते तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसी पे y की वैल्यू 1.5 रहती है। क्या इस पे कहीं ग्राफ कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो 1 के बाद कितना आ गया, डायरेक्टली 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, तो कितना है y की वैल्यू, रेंज में क्या है, y इक्वल टू ऑल इंटीजर। इंटीजर फॉर्म में ही आ रहा है, कभी नॉन इंटीजर नहीं आ रहा है। इसको ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो y इक्वल टू इंटीजर है, सही है, ठीक है, लिखिए, इसको भी लिखिए। अब बताइए अगला क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ये भी मैंने कहा था कि ग्राफ देख के ही पहचान लिया जाता है क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सुनिए, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या बताया गया था, कोई ग्राफ स्टार्टिंग से एंड तक लगातार चल रहा है, यानी कि बीच में कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो वो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस। जैसे मान लिया कि साइन का ग्राफ हो सकता है देखे हो, ये लगातार ही चलता है, कभी ब्रेक नहीं आता है, तो इस तरह के फंक्शन को तो हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सही है। जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो उसकी प्रॉपर्टी है कि आप एक बार पेन रख के या हाथ रख के एक ही बार में आप ड्रॉ कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को एक ही बार पेन रख के आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको जहां पे डिसकंटिन्यू होगा वहां पे मजबूरी है कि पेन उठाना ही पड़ेगा। खैर, तो ये तो कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। और वही ग्राफ कोई इस तरह से हो कि जैसे मान लिया कि यहाँ से आया एक ग्राफ चल रहा है ये, और यहाँ ब्रेक हो गया, इसके बाद दूसरा टुकड़ा इस तरह से आ रहा है कि एक फंक्शन यहाँ से आया इस तरह से, ऐसा आते हैं ग्राफ, और फिर यहाँ से एक ब्रेक होकर के दूसरा टुकड़ा आने लगे, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। जहां पे ये टूटा हुआ है उसके x की रीडिंग क्या है, जैसे मान लिया कि अगर ये x कोऑर्डिनेट 3 है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट 3। चलिए ये वाला बताइएगा, फंक्शन ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे, जैसे इधर 0 से ही आगे चले तो 0 से आगे ये लगातार तो चल रहा था, लेकिन 1 पे आके टूट गया, तो 1 पे हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद फिर लगातार चल रहा था और 2 पे आके ग्राफ टूट गया, तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, इन जगहों पे डिसकंटिन्यूअस है। इधर पीछे आए तो -1 पे भी है, 0 पे भी है। अरे हाँ, तो क्या होगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इक्वल टू इंटीजर है, सही है। सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। इसी तरह से एक आता था टर्म डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल मैंने कहा था कि जहां पे भी ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ ना हो सके वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल कहलाता है। और टेंजेंट ड्रॉ ना होने का 3 रीजन होता है। एक तो कहीं ग्राफ टूटा हुआ हो, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एक रीजन बताया था कि कॉर्नर हो, यानी कि शार्पली टर्न हो रहा हो, तो कॉर्नर पे भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल होता है। फिर कस्प बताया था। कस्प का मतलब था कि जैसे 2 कन्वेक्स कर्व अगर मिलते हैं तो इस जगह को हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे कस्प बन रहा है। तो कॉर्नर, कस्प और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 3 जगहों पे टेंजेंट नहीं बन सकता है, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये क्या डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू इंटीजर। वजह क्या है, तो ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल के 3 रीजन होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होना, कॉर्नर होना, कस्प होना। तो ये डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से। कितने बजे अच्छा मेरे को अच्छा, इसे आप लोग क्लास है कितने बजे से, 10 अच्छा अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
क्या हुआ, इतना लंबा ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही समझाने में लग गया 1 घंटा। हाँ वही करूँ, लगभग 1 घंटा लग गया। ठीक है चलिए, हो गया, ये नोट कर लिए। ठीक है, हाँ जी। अब एक्चुअली ये हो क्या रहा था, ये जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिकली क्या है, जैसे x की जगह 2.7 दिया हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या दे रहे थे, 2 दे रहे थे। क्या ये जानते हैं कि हर नंबर के अंदर कुछ इंटीजर पार्ट होता है और कुछ डेसिमल पार्ट होता है। जैसे इस नंबर का इंटीजर पार्ट पूछा जाए तो कितना आंसर देंगे, 2, और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बताया था, वो भी 2। तो एक तरीके से किसी भी नंबर का जो इंटीजर पार्ट है वही उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। यानी जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ रहे थे वो बेसिकली किसी नंबर के इंटीजर पार्ट के अबाउट पढ़ रहे थे, और इंटीजर पार्ट की स्टडी करने के लिए ही ये फंक्शन बनाया गया था। है सही है, ठीक है। जो इस नंबर का ये पार्ट बचा, इसको कहते हैं हम डेसिमल पार्ट, या इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, आगे हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। तो अगला फंक्शन आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जिसको ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्टडी करने के लिए तो इसका भी वही तरीका है कि भाई कि इसका पहले डेफिनेशन तैयार करें, डेफिनेशन से ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे कहाँ पे डिफाइंड है, यानी कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो सब तो उसी से पता चल जाएगा। चलिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन तैयार करने जा रहे हैं। तो ये तो मालूम है कि भाई कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, कि कोई नंबर का डेसिमल पार्ट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, उसका इंटीजर पार्ट। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल को ऐड करेंगे तो वो नंबर x ही मिल जाएगा। भाई x का ही एक इंटीजर पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वो तो वापस x ही मिल जाएगा। फिलहाल हमारा मतलब इससे है, तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का ये डेफिनेशन तैयार हो गया कि किसी नंबर x का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलेगा, तो x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करते हैं। अरे सही है। फिर अब इसका भी ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो एज ए वाई रख के ग्राफ बनाएंगे। अगेन इसमें भी कुछ x रखेंगे और उस पर y निकालेंगे। बताइए इसके बारे में कुछ, कि जैसे आपको अगर बताना है कि भाई कि इस x पे ये y होने वाला है, या इस x पे ये वाला पोर्शन ग्राफ का लेने वाला है, डेफिनेशन यहाँ तैयार है, उससे कुछ बताइए। तो 1 मिनट, हम इतना तो कह सकते हैं कि भाई इसके बारे में अभी रिसेंटली पढ़ा कि ये एक कांस्टेंट की तरह काम करता है, कभी 1 कभी 2 कभी 3, एक इंटीजर का काम करता है। तो वो भी 1 कब काम करता है, तो जितने भी x 1 से 2 तक होंगे सब पे तो ये 1 ही काम करता है। तो इसके बारे में जो भी हमने पढ़ा था वही इसमें अप्लाई कर दें। क्या हमने पढ़ा था भाई कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 तक की है तो उस वक्त ये कांस्टेंट 1 की तरह काम करता है। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह ये भी पढ़ा था कि अगर x कोई 0 से 1 के बीच है तो ये एक कांस्टेंट 0 की तरह काम करता है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, तो x माइनस 0। और अगर x 2 से 3 के बीच है तब क्या होता है, x माइनस 2 बन जाएगा। और 3 से 4 के बीच है तब क्या बनता है, x माइनस 3 बन जाएगा। अरे हाँ, ये ना। तो अब इसको देखकर ये समझ में आ गया कि भाई कि ये भी कई सारे टुकड़ों में डिफाइन किया गया है, तो इसका भी ग्राफ टुकड़ों में बनाएंगे जैसे अब तक चला रहा था। क्या करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स, तो पूरी एक लाइन होती है, एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे ये वाला टुकड़ा ले लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच है। फिर देन दूसरा ग्राफ उठाएंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, और उससे वो वाला पार्ट ले लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 1 से 2 हो।
तो इस तरह से सारे डेफिनेशन से कुछ कुछ टुकड़े उठाएंगे और उनको मिला करके ग्राफ बना देंगे। अरे ठीक है, तो बना ही दे, अभी बना दे। अभी लिख लीजिएगा, पहले इतना लिख लीजिए, या पहले तैयार ही कर दूं, ग्राफ ही तैयार कर दूं? बता दूं? चलिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जानते हैं? कैसा? पैरेलल टू? नो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहे तब आपका x के पैरेलल बनेगा। y इक्वल टू एक्स, सिर्फ y इक्वल टू एक्स। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन, भाई लीनियर ग्राफ है, लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई में जो भी लीनियर होता है उसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। जैसे इसका अगर ग्राफ हमें सिर्फ ड्रॉ करना है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, 2-3 पॉइंट मिला देंगे हम, ग्राफ मिल जाएगा। जैसे x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 0, तो 0,0 ये पॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्या किया कि x 1 लिया तो उस वक्त का y कितना आया? 1, तो 1,1 ये पॉइंट होता है। फिर x 2 पे y की वैल्यू 2 तो ये पॉइंट होता है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ऐसा ही है, इसमें तो कुछ नहीं, बस पॉइंट बाई पॉइंट लेकर के 0 था, यहाँ पे 1 था, ये 2 था, इस तरह से 2-3 पॉइंट निकाला, ग्राफ तैयार कर दिया। लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, 2 ही पॉइंट से लाइन बन जाता। अरे हाँ, ये ना। हाँ, अदरवाइज थोड़ी बहुत लाइन की नॉलेज यूज कर लें तो ये आपने पढ़ा होगा कि लाइन की इक्वेशन mx प्लस c होता है, एक जनरल, जिसमें m जो है इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c उसके y इंटरसेप्ट को। तो अगर उससे कंपेयर करें तो ये वाली लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप 1 है। स्लोप 1 का मतलब कि x के साथ 45 का एंगल बना रही होगी, क्योंकि tan 45 1 होता है, और x के साथ 45 का एंगल बना रही होगी और y इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पे कट कर रही होगी। तो ओरिजिन से 45 डिग्री पे एक लाइन हमने बना दिया। अरे सही है। चलिए, इसी तरह अब दूसरा पार्ट हम उठाने जा रहे हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 से। जरा इसको डिस्क्राइब करिए, ये कैसा ग्राफ होगा? स्लोप 1, तो स्लोप उसका भी 1 था, स्लोप इसका भी 1 है, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। इतना तो समझ में आ गया। उसके अलावा ये अगर पूछा जाए कि भाई पैरेलल हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब एक कोई और पॉइंट पता चल जाए तो हम लिख सकते हैं x, तो अब हम ऐसा कर ले रहे हैं, y इंटरसेप्ट -1 दिख रहा है, y इंटरसेप्ट -1 दिख रहा है, इसका मतलब कि यहां से एक यूनिट नीचे होगी। भाई y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ओरिजिन से कितने नीचे या ऊपर कट कर रही है, तो y इंटरसेप्ट -1 का मतलब कि यहां से एक यूनिट नीचे होगी, और इसी के पैरेलल लाइन है, तो इसी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। अरे सही है, हवा में चला गया। रिपीट कर रहा हूं, इससे कंपेयर करिए, स्लोप इसका कितना है? 1। पहले वाली लाइन का स्लोप कितना था? इसका भी 1 था। तो जब लाइन के स्लोप सेम होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होती है, उसी के पैरेलल में ही दिखाया है। हाँ, लेकिन इस लाइन का y इंटरसेप्ट -1 दिख रहा है। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि ओरिजिन से जितनी दूरी पे x एक्सिस को y एक्सिस को कट करेगी वो लेंथ ही y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर y इंटरसेप्ट -1 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से एक यूनिट नीचे y एक्सिस को कट करेगी। तो ये वाला पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा 0,-1 है। सही है। खैर, हम ये पॉइंट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, वो पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं। बताइएगा x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? तो जब भी x एक्सिस पे पता है कि y की वैल्यू 0 होता है, y 0 इसका कब आएगा? x इक्वल टू 1 पे। तो ऐसे कह लीजिए कि 1 पे x एक्सिस को कट करेगा और पिछली वाली लाइन के ही पैरेलल। इसी तरह अब दूसरी लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 वाला ले रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करिए। स्लोप इसका भी 1, यानी उन्हीं के पैरेलल, और x एक्सिस को 2 पे कट करेगी। तो बस बढ़िया, यहाँ पे x एक्सिस को 2 पे कट करेगी 2 0, और उन्हीं के पैरेलल, तो इस तरह से पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का।
चलिए अब तीसरी लाइन देखिएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 से लिया गया है, उसको डिस्क्राइब करिए। स्लोप इसका 1 यानी कि वो भी पैरेलल में, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे 3 पे, 3 0 यहाँ पे है तो इसी जगह से कट करेगी और उन्हीं के पैरेलल में ये आपकी लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स माइनस 3। अरे ठीक है, ठीक है, कर लीजिए, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। नहीं अभी डाउट चेक कर लीजिए, अभी बता रहा हूँ। ये इतना क्लियर हो गया, ये जो लाइंस ड्रॉ किया है, ठीक है। अब सुनिए, ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये पूरा नहीं लेना है। ये कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक, x कोऑर्डिनेट 0 तो ये है, यह है x कोऑर्डिनेट 0, 1 ये है, तो 0 से 1 तक यानी कि लाइन पे x की वैल्यू 1 ये है और लाइन पे x की वैल्यू 0 ये है, तो 0 से 1 तक का ही पार्ट लेना है। इससे आगे का जितना पार्ट है वो सब हटा दिया जाएगा, 0 से पीछे का भी पूरा हटा दिया जाएगा। 0 से 1 के बीच में ये वाला टुकड़ा बचा, बस इतने को ही हमें लेना है, वो भी 1 को भी नहीं लेना है, ये वाला पार्ट लेना है सिर्फ। x कोऑर्डिनेट 0 से x कोऑर्डिनेट 1 तक का जो पार्ट है उतने को रखना है, उसे आगे और पीछे का पूरा हटा देना है। दूसरी लाइन कहां से कहां तक लेना भाई, x माइनस 1 वाले को x कोऑर्डिनेट 1 से 2। इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट 1 कहां पे है, यही ना, x कोऑर्डिनेट 2 कहां पे होगा, 2 के ही सामने ना, आ रहा हूं 2 के सामने होगा, 2 को भी हटाना है। तो 1 से 2 तक का ये वाला टुकड़ा लेना है और 2 से आगे तक का ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा और 1 से पीछे का ये पूरा पार्ट हट जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो है वो 2 से 3 तक का लेना है, इतना पार्ट को रखना है और बाकी इससे आगे का ये पूरा पार्ट ये हट जाएगा और इधर पीछे का ये हट जाएगा। सही है। नेक्स्ट लाइन में 3 से 4 तक का लेना है, ये हो गया आपका 4, ये आपका पार्ट 0.4 है, ये रखना है, बाकी इससे आगे का ये सब हट जाएगा और पीछे का ये पूरा हट जाएगा। अब जितना व्हाइट से चमक रहा है वही हमारा ग्राफ होगा। बाकी पहले इतना नोट कर लीजिए, फाइनल उसको मिटा करके बाकी इसके बारे में कल बात करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है।